नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं ईश्वरी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। और आज है आपका 1 जून। 1 जून के आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स और स्टडी के क्वेश्चन। ध्यान रखना, ये क्लास आपकी सभी एग्जाम्स को टारगेट कर है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका रेलवे है, एसएससी है, आपका पुलिस है, डिफेंस है, ठीक है, या आप जो है टीचिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी एग्जाम्स के लिए इस क्लास को देख सकते हो। आज है 1 तारीख यानी कि 1 जून। आज से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है ना। आज 1 तारीख है। 1 तारीख में आप सभी अपना एक नया प्रण लेते हैं कि 1 तारीख से मुझे ये करना है, 1 तारीख से मुझे पढ़ना स्टार्ट करना है। तो 8 दिन का अपना शेड्यूल बनाइए कि अगले 8 दिन मुझे क्या करना है, ठीक है। उस बीच में हम बातें करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी से सभी बच्चे एक बार देखिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑन विच डे द वर्ल्ड नो टबैको डेज इज ऑब्जर्व्ड। 30 मई में इसको मनाते हैं, 31 मई में, 29 मई में या 28 मई में। आप सभी जानते हैं जो बच्चे या जो भी करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं या अन्य जो भी स्मोकिंग चीजों का सेवन करते हैं, उन्हें पता है कि वो स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक होती है। आपके लीवर को, आपके जो किडनी है उनको काफी हार्म्स पहुंचा सकती है, डैमेज कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ये विश्व तंबाकू दिवस हम 31 मई में मनाते हैं, यानी कि इसको प्रतिबंधित करने के लिए, इसको निषेधित करने के लिए हम इसको मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नो टबैकोस, ठीक है। 31 मई को मनाया जाता है। 1988 से इसको शुरुआत की गई थी। कब से? 1988 से इसकी शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसको कब से स्टार्ट किया गया था, तो ये 1988 से इसको शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा, WHO के द्वारा। अब ये WHO क्या है, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए, WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। क्या? जो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, ये है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखेंगे, ठीक है। याद है, किसी को कोई डाउट तो बताइएगा, वरना बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है, मैरी शियाओ फुनेस, ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम है? मैरी शियाओ फुनेस। ये राष्ट्रपति है पूर्व, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति। ये भी क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा। को देश विरोधी आचरण के चलते 14 साल की सजा सुनाई गई है। इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है। ये जमैका के हैं, ये स्लोवाकिया के हैं, या अल सल्वाडोर के हैं, या बेलारूस के हैं। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। इन्होंने 14 साल की इनको सजा सुनाई गई, किसके कारण? इन्होंने क्या किया? इन्होंने देश विरोधी जो गठबंधन होते हैं, देश विरोधी जो संघ होते हैं, देश विरोधी जो आपके पार्टीज होती हैं, उनका इन्होंने सहयोग किया था, जिसके चलते इनको 14 साल की सजा सुनाई गई है। और ये एल सल्वाडोर के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। वेरी गुड भाई, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी का आपका यहाँ पर जो आंसर है वो सही हो जाएगा। आपको 2 काम आज करने हैं भाई। कौन कौन से? आज के लिए आपका 2 होमवर्क होगा, और ये आपको करना ही करना है, जो बच्चे थोड़ा सा भी सीरियस हैं अपनी तैयारी को लेकर। सबसे पहला आपको एक क्वेश्चन ऐसा जरूर दिया जाएगा जो मैप से हो, ठीक है ना, जो मैप से हो, ऐसा एक क्वेश्चन आपको जरूर दिया जाएगा। चाहे आप उसमें कुछ भी करें, आपको ये मैप जरूर देखना है। एक तो आपको ये ढूंढना है कि एल सल्वाडोर कहां पर है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दी जाएगी। ये एक कैरेबियाई देश है, जहां पर कैरेबियन सी है, कैरेबियाई सागर है, वहां का ये एक देश है। दूसरा, इसके बारे में आपको सारी जानकारी लिखनी है। इसकी राजधानी क्या है, ठीक है। वर्तमान में इसके राष्ट्रपति कौन है, यहां की मुद्रा क्या है, ठीक है। ये सभी जानकारी, और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी मैपिंग आप देखिएगा कि ये कहां आपको मिलता है। ये अगर आप कर लेते हैं, अगले 1 महीना या 8 दिन भी आप इसको करके देखिएगा,
आप थोड़ा सा बेहतर महसूस करेंगे, थोड़ा सा बेहतर यानी कि कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि हाँ कुछ कुछ चीजें हमारी समझ में आना स्टार्ट हो चुकी हैं। जो बच्चे नए हैं वो भी आज से ही इसको स्टार्ट कीजिएगा, जो बच्चे पुराने हैं ऑलरेडी जानते हैं उनको तो करना ही करना है, ठीक है ना। नए बच्चे भी आज से, चाहे आप गूगल की सहायता लें, चाहे आपके पास जो एटलस है उसकी आप सहायता लें, ये करिएगा। इसका एक अलग आप रजिस्टर बनाएं, अलग नोट्स बनाएं, जो देश हैं इनके बारे में भी आप जरूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चीन ने सोनझाओ 16 मानव युक्त मिशन के तहत लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट से कितने लोगों को अंतरिक्ष में भेजा है। ध्यान रखना इनका एक मानव युक्त यो मिशन गया है अभी, ठीक है ना। मानव युक्त मिशन इन्होंने भेजा है, तो इन्होंने मानव युक्त मिशन का मतलब यहां पर यह है कि ये मोस्टली सेना से संबंधित अधिकारी या सेना से संबंधित व्यक्तियों को ही अंतरिक्ष में जाने की अनुमति देते हैं, लेकिन पहली बार ये ऐसा है कि इसमें एक आम व्यक्तियों को भी इन्होंने भेजा है। इसमें एक आम नागरिक है, सिविल है एक, उसको भी इन्होंने भेजा है। तो टोटल 3 व्यक्तियों को इन्होंने भेजा है। कितने? टोटल 3 यानी कि 3 व्यक्तियों को इन्होंने भेजा। इनके मिशन का नाम है सोनझाओ 16 मानव युक्त मिशन, जो कि आपके लॉन्ग मार्च F कैरियर रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। इसमें ध्यान रखना टोटल 3 व्यक्ति इसमें हैं जो चाइना से हैं। एक पहली बार एक आम नागरिक जिसका नाम है गुई हाईचाओ, क्या नाम है? गुई हाईचाओ को भेजा है। ये सिविल है, आम नागरिक है। बाकी जो ये 2 हैं ये सेना से संबंधित है, जिनमें से झू यांग झू है, जिंग हेपेंग है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे समझ रहा हूं आपकी भावनाओं को, आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो इनको पढ़ने में, समझने में, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या नाम है? झू झांग झाऊ या जिंग हैंगपिंग। ये थोड़े से 2 अलग से आपको नाम दिख रहे होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल कितने व्यक्तियों को भेजा है। अगर आप इन 2 व्यक्तियों का नाम भी याद नहीं रख पा रहे हो तो कम से कम आपको एक आम नागरिक का नाम याद रखना होगा, जिसको हम कहते हैं गुई हाईचाओ। नाम क्या है? गुई हाईचाओ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश की एडनबर्ग यूनिवर्सिटी ने जलवायु परिवर्तन पर हिंदी में पहला ओपन एक्सेस कोर्स के लिए भारतीय दूतावास के साथ समझौता किया है? ये जो एडनबर्ग यूनिवर्सिटी है ये किस देश की यूनिवर्सिटी है? इसने कहा है कि जो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसको देखते हुए हमारे जो विचार हैं, हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, इनको हिंदी में भी हम जारी करेंगे। और इसके लिए इन्होंने एक ओपन कोर्स और ओपन सोर्स दोनों, ध्यान रखना, ओपन सोर्स के माध्यम से एक ओपन कोर्स इन्होंने लॉन्च किया, जिसमें इनको दूतावास यानी कि हमारे भारतीय दूतावास की सहायता लगी, या कह सकते हैं उसके साथ इन्होंने समझौता किया। तो ये एडनबर्ग यूनिवर्सिटी कहाँ की है? ब्रिटेन की है। भाई समझ में बात आई या नहीं? कहाँ की यूनिवर्सिटी है? ये ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर सही हो जाएगा। कुछ आपको जलवायु परिवर्तन से आंकड़े आपको पता होने चाहिए, जैसे COP27 जो हुआ था ये कहां हुआ था? ये शर्म अल शेख में हुआ था। कहां पर? शर्म अल शेख में इसका आयोजन किया गया था। स्पंज सिटी कौन सा देश बना रहा है? स्पंज सिटी चाइना बना रहा है जलवायु परिवर्तन को देखते हुए। COP28 कहां पर होगा भाई? COP28 होगा UAE में। कहां पर? UAE में इसका आयोजन किया जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे। ब्रिटेन में ये हुआ है। ब्रिटेन से संबंधित चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ के जो PM है ये ऋषि सुनक है, ध्यान रखिएगा। कौन है? ऋषि सुनक यहाँ के PM है। राजधानी है यहाँ की लंदन। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि लंदन किस नदी के तट पर है? लंदन जो है ये किस नदी के तट पर है? जल्दी से एक बार सभी बच्चे बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ के जो राजा हैं चार्ल्स तृतीय, क्या नाम है? चार्ल्स तृतीय इनका नाम है। तो यह आपको ध्यान रखना है। इनकी ताजपोशी कब हुई थी? जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि इनकी ताजपोशी कब हुई और ये ब्रिटेन के कौन से राजा बने? नंबर ऑफ किंग ब्रिटेन के कौन से ये राजा बने हैं? हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर 9वें वैश्विक मौसम विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया? ध्यान रखिए, 19वीं वैश्विक मौसम विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है। ये कहां पर हुआ है?
ये शर्म अल शेख में हुआ, ये जनेवा में हुआ, ये लंदन में हुआ, ये अबू धाबी में हुआ, कहां पर इसका आयोजन किया गया? इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लिखिएगा। जब आप पूछते हो कि सर जी सम्मेलन कहां पर हुए, कैसे कैसे हुए, तो ये सम्मेलन से क्वेश्चंस आएगा। नोवा वैश्विक मौसम विज्ञान सम्मेलन कहां पर हुआ था? ये जनेवा में इसका आयोजन किया गया है। भाई आप पूछोगे कि सर जनेवा कहां है, तो भाई ये स्विट्जरलैंड में है। कहां पर? स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर आपकी 19वीं विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। टोटल इसमें 193 देशों ने भाग लिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कितने? 193 देशों ने भाग लिया। और इसमें जो बात रखी गई या इसका जो पूरा एक कह सकते हैं हमारे सामने विवरण निकल के आया, ये आया कि इसमें वैश्विक जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं इनको निगरानी तंत्र के लिए मजबूत करना है। ठीक है ना, इनको मंजूरी प्रदान करनी है कि जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। अब क्वेश्चन बनता है कि भाई ग्रीन हाउसेस गैसेस कौन सी होती हैं? तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, ये आपकी मीथेन होती है, ये आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड होगी, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी। तो ये सारी हमारी ग्रीन हाउस गैस होती हैं। अच्छा, ये ग्रीन हाउस गैस इनको क्यों बोला जाता है या इनको क्यों हम कम करने की बात करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। जब पृथ्वी की पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, अगर पृथ्वी पर ये गैसें मौजूद है तो ये उन किरणों का अवशोषण कर लेती है। अवशोषण करने के बाद ये टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने का ये कार्य करती हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इनको कम करने की बात की जा रही है कि भाई इनको कम कीजिएगा, कैसे भी करें इनको कम कीजिए, जिससे जो वैश्विक तापमान है इसमें इंक्रीजमेंट ना हो, इसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर याद रखनी है। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? ग्रीन हाउसेस क्या हैं ये समझ में आई या नहीं? कोई डाउट है तो पूछिएगा, अभी क्लियर करते हैं, वरना बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से किसे स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लेना इसको। ठीक है ना, अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर हैं, अक्षय कुमार हैं या पंकज त्रिपाठी हैं, यानी कि स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है ना, किसको? स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये सचिन तेंदुलकर को किया गया है। किसको? सचिन तेंदुलकर को किया गया है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कमेंट में जल्दी से आंसर करेंगे। अभी हाल ही में त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए? जल्दी से कमेंट में बताइएगा। उत्तराखंड के हैं प्रसून्न जोशी। कौन है? प्रसून्न जोशी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो सौरव गांगुली है। कौन है? सौरव गांगुली जी को बनाया गया है त्रिपुरा राज्य का ब्रांड एम्बेसडर। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता था, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है ना, चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी को कोई डाउट तो बताएं जल्दी से। सौरभ गांगुली जी को बनाया गया है। ठीक है, प्रसून्न जोशी से पहले कौन थे? ऋषभ पंत को बनाया गया था। सिक्किम के कौन है? AR रहमान है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? मैं अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं किसकी? सदस्य की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष तो आप सभी जानते हैं कौन है, हम बात कर रहे हैं केवल सदस्य की। अगर हम अध्यक्ष या चेयरपर्सन की बात करें, अध्यक्ष या चेयरपर्सन की हम बात करते हैं, चेयरमैन की हम बात करते हैं, तो मनोज सोनी है, राज शुक्ला है, विद्युत बिहारी हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो जो विद्युत बिहारी हैं इनको सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, किसको? विद्युत बिहारी जी हैं, इनको सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यूपीएससी की अगर हम बात करें तो यूपीएससी एक हमारी संवैधानिक संस्था है जिसका जिक्र आपको बताना है किस आर्टिकल में किया गया है, जल्दी से बताइएगा। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, ध्यान रखिएगा भाई। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसके वर्तमान अगर सदस्यों की बात करें तो 10+1 यानी कि एक चेयरपर्सन और 10 इसके सदस्य होने का प्रावधान है। लेकिन एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे कार्य का बर्डन बढ़ता है वैसे वैसे इसकी सदस्य संख्या को बढ़ाया जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। इसलिए इसको फिक्स आप नहीं कह सकते कि भाई ये फिक्स है। ठीक है ना, कभी आप सोचो कि ये फिक्स है, फिक्स नहीं है।
वर्तमान में इसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन, या चेयरपर्सन कौन बनाए गए थे? ये बनाए गए थे मनोज सोनी जी को बनाया गया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, कौन इनको नियुक्त करता है बताइएगा, कौन इनको नियुक्त करता है, एक बार आप बताने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 जुलाई 2023 में संघीय सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक जो कि वर्चुअल होगी, की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि एक महीना बाद 4 जुलाई में एक बैठक होनी है, एचसीओ की बैठक। ये एचसीओ की जो बैठक है ये वर्चुअल होगी भाई। वर्चुअल का मतलब है कि ये सब ऑनलाइन बैठक होगी। इसकी जो मेजबानी करेगा या इसकी जो अध्यक्षता करेगा, ठीक है ना, ये कौन सा देश करेगा, ये आपके लिए टास्क यहां पर हो गया। तो इसकी अध्यक्षता करेगा भारत। कौन सा देश करेगा? भारत इसकी अध्यक्षता करता है। प्रेसिडेंट, वेरी गुड भाई, ठीक है, प्रेसिडेंट करेंगे इंडिया, मोदी जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट करेंगे। एचसीओ के बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी सांस्कृतिक राजधानी, ठीक है ना, जो कि वाराणसी को बनाया गया है। किसको? वाराणसी को बनाया गया है एचसीओ की राजधानी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा आपको यहां पर एक चीज मुझे बतानी है, क्या बताएंगे? आपको यहां पर कुछ और चीजें याद रखनी है। जैसे G7 जो है ये कहां पर हुआ? ये जापान में हुआ भाई, ठीक है ना। कहां पर? जापान में इसका आयोजन किया गया। G20 आप सभी जानते हैं, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, भारत, ठीक है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप मुझे बताइएगा कि एचसीओ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? एचसीओ की स्थापना के बारे में आपको जानकारी देनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया भाई, जापान G7 की कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, इसकी जो थीम है इस बार की, यानी कि 4 जुलाई में जो इसकी बैठक होगी उसके लिए जो थीम बनाई गई, ये क्या बनाई गई? सुरक्षित एचसीओ की ओर, या कह सकते हैं सुरक्षित संघीय सहयोग संगठन की ओर। ध्यान रखना, ये इसकी इस बार की थीम हो चुकी है। चलिए, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में विज्ञान व तकनीक के शोध में गुणवत्ता व सुधार कैसे किया जाए पर समिति का गठन किया गया है? अभी भारत सरकार का ये कहना है, इंडिया गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमें अपने विज्ञान व तकनीक पर और अभी सर्च करना है, रिसर्च करना है, नए नए इनोवेशन करने हैं, तो और हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए इन्होंने एक समिति बनाई। क्या बनाई? इसके लिए इन्होंने एक समिति बनाई। वो समिति किसकी अध्यक्षता में बनी, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हो जाएगा। तो ये योगेश कुमार हैं, ये दमन सलूजा हैं, ये विनय कुमार हैं, ये सुधीर कुमार सिंह हैं। तो ध्यान रखना, ये जो अध्यक्षता करेंगे या इस समिति के जो अध्यक्ष हैं ये योगेश कुमार हैं। अब बात आती है कि ये योगेश कुमार कौन है, तो भाई ध्यान रखना, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है इसके कुलपति हैं। किसके? दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्या हैं? ये कुलपति हैं। इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया है? ये समिति बनाई गई और ये समिति अपनी रिपोर्ट जारी करेगी। इस रिपोर्ट में ये बताएगी कि विज्ञान के क्षेत्र में हम नया इनोवेशन कैसे कर सकते हैं, नई नई तकनीक का कैसे यूज कर सकते हैं, आने वाली समस्याओं के निजात के लिए हम क्या क्या वहाँ पर कर सकते हैं, हमारे जो फ्यूचर है इसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इसके माध्यम से जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 सालों में रक्षा उत्पादन कितने गुना बढ़ा है? ध्यान रखिएगा, उत्पादन बढ़ा है तो उसका निर्यात भी बढ़ा होगा, ये जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारा पिछले 9 सालों में जो रक्षा उत्पादन हुआ है ये कितने गुना बढ़ चुका है। ये 20 गुना, ये 23 गुना, ये 28 यानी कि 28 गुना, या ये 40 गुना। ध्यान रखना, ये भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 23 गुना बढ़ चुका है, 23 टाइम्स ये बढ़ चुका है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, 2013 और 14 में जो रक्षा निर्यात हम किया करते थे ये मात्र 686 करोड़ रुपए हुआ करता था। लेकिन अगर वर्ष 2023 की हम बात करें, 22-23 की रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा रक्षा निर्यात है ये 16,000 करोड़ हो चुका है। कितना? 16,000 करोड़ हो चुका है। मैंने आपको कल भी बताया था 928
ऐसे उत्पाद हैं जिनको हमारी स्वदेशी कंपनियां बनाएगी, जो भारत सरकार ने इनको कह दिया है कि भारत में टोटल ऐसे 928 उत्पादों को हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, जिनको हमारी स्वदेशी कंपनी के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो ये 23 टाइम्स ऑफ ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, किसकी तुलना में, 2013 और 14 की तुलना में। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना ग्रोथ यहाँ पर हुआ है। जैसे अगर हम कुछ स्वदेशी जो हमारे उपकरण हैं उनकी बात करें, तेजस हमारा स्वदेशी है, विक्रांत हमारा स्वदेशी है, ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं भारत सरकार उनको बढ़ावा देने के लिए बात कर रही है, जो हमारे भारत की कंपनियां हैं। हाल ही में बालू धनोरकर का निधन हो गया, ये कौन थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये सबसे पहले आपको समझना है, ये एक लीडर थे, नेता थे, और ये कांग्रेस पार्टी से थे। किससे? कांग्रेस पार्टी से थे, ध्यान रखिएगा। इनके निधन के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस की संख्या शून्य हो चुकी है, ठीक है ना। क्या हो चुकी है? ये निधन जो हुआ इनका, ये महाराष्ट्र से थे, और महाराष्ट्र विधानसभा में, ठीक है ना, कहां पर? महाराष्ट्र विधानसभा में जो कांग्रेस की संख्या है ये शून्य हो चुकी है, यानी कि कोई भी विधायक कांग्रेस पार्टी का वहां पर नहीं बचा हुआ है। वर्तमान में कोई भी विधायक कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र में नहीं बचा, वो क्या हो चुके हैं? शून्य हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं। तो ये कौन थे? ये बालू धनोरकर जो थे, ये कांग्रेस पार्टी से विधायक हुआ करते थे महाराष्ट्र में। इनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस शून्य हो चुकी है। एक और ऐसा राज्य है जहां पर इनकी संख्या जीरो हो चुकी है, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वर्तमान में ध्यान रखना, ये कहां से हैं? ये महाराष्ट्र से हैं भाई, ये महाराष्ट्र से हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के बारे में आपको सभी जानते हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ये आपको राहुल नार्वेकर के जो हैं उनको याद रखना होगा। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र कौन होंगे, ठीक है। चलिए, हाल ही में काठमांडू में आयोजित मिस नेपाल वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? जैसे हमारे यहाँ पर मिस इंडिया का खिताब होता है, प्रतियोगिता होती है, इसी प्रकार से नेपाल सरकार के द्वारा भी या नेपाल देश ने भी अपना मिस नेपाल वर्ल्ड 2023 यहाँ पर कराया। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन रही या इसमें विनर कौन रही? ये श्रेष्ठा प्रधान है, प्रसिद्धि शाह है, रेना मेज गाया है, या इनमें से कोई नहीं? तो नेपाल में जो ये मिस नेपाल प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया, इसमें जो फर्स्ट रही ये रही श्रेष्ठा प्रधान। कौन रही? श्रेष्ठा प्रधान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये है कौन है? ये है श्रेष्ठा प्रधान, ध्यान रखिएगा। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू में इसका आयोजन किया गया था, ध्यान रखेंगे इस चीज को भी, इंपॉर्टेंट है। नेपाल से रिलेटेड कुछ चीजें आपको याद रखनी है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, नेपाल में वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि दोनों का ही क्या हुआ था, दोनों का ही अभी निर्वाचन वहां पर हुआ है। 23वें आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रॉपर एक वीडियो आपको अलग मिलने वाली है भाई। इसमें टोटल हम जानकारी लेंगे। 2023 में जो आईफा अवार्ड हुआ ये कहां पर हुआ था? ये यास आइलैंड में हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये यास आइलैंड कहां पर है? ये अबू धाबी में है। कहां पर? अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है ना। और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड दिया गया ये ऋतिक रोशन को दिया गया। किसको? ऋतिक रोशन को दिया गया। किस मूवी के लिए? विक्रम वेदा के लिए। अगर आपने देखा हो, नहीं देखा हो आप देख सकते हैं, विक्रम वेदा मूवी के लिए इनको दिया गया है। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए किसको दिया गया, तो भाई ये दिया गया था किसको? आलिया भट्ट को। किसको? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? आलिया भट्ट है, जो गंगूबाई काठियावाड़ के लिए उनको दिया गया है, ठीक है ना। अगर आपने मूवी नहीं देखी एक बार उसको जरूर देखिएगा, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। कुछ आपके दिमाग में फालतू की जो गंदगी भरी हुई है उस मूवी को देखने के बाद क्लियर हो जाएगी कि एक जीवन में जीना कितना मुश्किल होता है, ठीक है ना। आप कैसे सर्वाइव करते हो इस समाज में,
उस टैग के साथ वो सारी चीजें उस मूवी में दिखाई गई हैं, ठीक है ना। जो हम एक तरीका से गलत उन चीजों को मानते हैं तो वो कैसे होता है, क्या बनता है, वो सारी चीजें उसमें दिखाई गई है, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि इसमें सर्वश्रेष्ठ जो संगीतकार रहे वो कौन रहे, सहायक जो रहे वो कौन रहे, वो सारी चीजें उसमें दिखाई गई है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में रमेश धानुका किस राज्य के उच्च न्यायालय के महज 4 दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। जो ये रमेश धानुका हैं ये मात्र 4 दिन के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि इनकी जो एज है ये 62 वर्ष हो जाएगी, ठीक है ना, या हो चुकी थी 30 मई में। उससे पहले इनको बनाया गया था 4 दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश, या आप कह सकते हैं 4 दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश बनने वाले भारत के अभी हाल ही में कौन मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, तो इनका नाम है रमेश धानुका। तो ये किस राज्य के रहे भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ये हैं महाराष्ट्र के, मात्र 4 दिन के क्या बनाए गए हैं, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। 30 मई में इनका रिटायरमेंट हो चुका है, क्योंकि इनकी जो एज है 62 वर्ष हो चुकी है। और आप सभी जानते हैं कि किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर, मुख्य न्यायाधीश पद पर केवल आप 62 वर्ष तक रह सकते हैं। अगर यहीं पर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो केवल 65 वर्ष तक आप रह सकते हैं, तो इसलिए इनको रिटायरमेंट दे दिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्न में से किस खिलाड़ी ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है। अभी आईपीएल समाप्त हुआ है, आप सभी जानते हैं। आईपीएल का ये 16वां संस्करण था, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सीएसके इसको जीता है, तो आप अपने बच्चों को जानकारी दे सकते हैं कि ये 5वीं बार जीता है, ठीक है ना। आप बता सकते हो कि 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी और सीएसके इसको 5वीं बार जीतने वाली, और इसी के साथ मुंबई इंडियंस इसको 5वीं बार जीतने वाली पहली टीम है, यानी कि दोनों 5-5 बार इस बार ट्रॉफी को जीत चुकी हैं। और आईपीएल के संन्यास की घोषणा निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने की, तो अंबाती रायडू ने इसमें घोषणा की है कि हम अब आईपीएल नहीं खेलेंगे, हम अब राजनीति में जाने का प्रयास यहां पर कर रहे हैं। तो आईपीएल से रिलेटेड जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा कि इस बार जो पर्पल कैप दी गई वो किसको दी गई, ऑरेंज कैप किसको दी गई, गेम चेंजर प्लेयर कौन रहा, ठीक है ना। सारी चीजें आपको कराई गई है। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले व्यक्ति कौन बने हैं, यानी कि खिलाड़ी कौन बने हैं, और सबसे ज्यादा पूरे अगर हम बात करें 8 से लेकर 2023 तक, तो सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, सबसे सर्वाधिक छक्के किसने लगाए, आईपीएल 2023 के इतिहास में सबसे लंबा जो छक्का रहा वो किसका रहा, ये सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएंगी। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखा उसको क्या करना है, एसएससी मेकर एप्लीकेशन पर, यूट्यूब चैनल पर जाना है। क्या जाना है, यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे और उसको आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे, साथ ही साथ उसमें आप सर्च कर सकते हैं आईपीएल 2023 ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपको वहां पर याद रखना होगा। बहुत बढ़िया भाई।